नमस्कार। आज हम बात करेंगे G20 के आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के बारे में। G20 जो कि विश्व के 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है, यह किस तरह से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और वित्तीय संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र विक्रम सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। G20 को लेकर के हमारे देश में काफ़ी तैयारी हो रही है सर, और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली G20 है क्या और किन उद्देश्यों को लेकर के G20 की स्थापना हुई? देखिए, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। उस समय जो एशिया के कुछ महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं थीं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें जो कोलैप्स हुआ, आर्थिक कोलैप्स हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1999 से ये खाली फिनेंशियल, जैसे वित्तीय अनियमितताओं और अस्थिरता को उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको नियोजित करने के लिए ही इस मंच का प्रयोग हो रहा था, G20 का। जी, लेकिन 2007 और 2009, स्पेशली 2009 में जो ग्लोबल मेल्टडाउन, यानी अर्थव्यवस्था की जो मतलब जो मंदी आई, और जो 2007 में ये देखा गया कि ये विचार किया गया कि इसमें जो 20 देश हैं, ये 20 देश लगभग 75% ये जीडीपी के शेयर है इनका, और लगभग 70% इंटरनेशनल ट्रेड में इनका शेयर है, और लगभग 66% ये संसार की पॉपुलेशन के, मतलब जनसंख्या इन्हीं के पास है, जनसंख्या 20 देशों के पास ही। इसलिए खाली वित्तीय आयोजन के अतिरिक्त इसमें और दूसरी चीज़ों को भी जोड़ा गया, जिसमें विकास है, गरीबी है, अशिक्षा है, जलवायु परिवर्तन है, लगभग हर उस चीज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषी विकास, परस्पर निर्भरता, कोऑपरेशन, और जो जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक जो अस्थिरताएं हैं विश्व में, और स्पेशली इन देशों के संदर्भ में, उनको भी इस मंच पे उनका विचार हो सके और उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो इस प्रकार से 1999 से लेकर 2008 के बीच में इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन इसके पूरी संरचना में हुआ, और फिर ये तय किया गया कि इसमें कोई सेक्रेटरीट इसका नहीं होगा, जो अध्यक्ष होगा वही सारा आयोजन करेगा, और उसमें अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष और आगे आने वाले अध्यक्ष, जैसे भविष्य में ब्राज़ील को अध्यक्षता मिलेगी, तो इनके सहयोग से एजेंडा तय किया जाएगा, और पूरे वर्ष भर इसको दो तरीके से, इसमें दो पाथ जिसको कहें, दो रास्ते से चीज़ों का आयोजन होगा, जितने मुद्दे हैं उनका आयोजन होगा। एक फिनेंशियल पाथ है और दूसरा जो है वो शेरपा पाथ है। तो जो फिनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पाथ है वो मिनिस्टर्स के लेवल पे, राष्ट्राध्यक्षों के लेवल पे इसमें विचार विनिमय होगा, नीतियों का निर्धारण होगा, और किस तरीके से समाधान व्यवहारिक रूप से लागू करने की जिम्मेदारी शेरपा पाथ पे रहेगा। तो शेरपा, आप समझ रहे हैं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए उनका वो एक पर्टिकुलर तरीके का, जैसे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसका, कि खाली ये विचार नहीं करेगा, इसको एक्सिक्यूट भी करना है, और इतने संपादित भी करना है। और इसमें लगभग सारे देश, जो 20 देश हैं, और इस बार लगभग 9 देश आमंत्रित भी हैं, अलग से वो अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं, और 11 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रतिनिधि को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, जिससे कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुपक्षीय संगठन जिसे कहें, उन बहुपक्षीय संगठन का भी सहयोग इसकी नीतियों के निर्धारण में लगाया जा सके। और भारत को इसकी अध्यक्षता मिली, तो भारत के सामने कुछ विशेष जिम्मेदारियां थीं। विश्व इस समय एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक रूप में भी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के
की जो संरचना है उसमें भी एक परिवर्तन की स्थिति है विश्व के स्तर पे, और कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए जो जियोपॉलिटिकल और विश्व की जो स्थिति है वो अपने में एक महत्वपूर्ण नियामक है, जिसके तहत G20 को इस समय कार्य करना है और इस मुख्य रूप से भारत को इसमें नेतृत्व निभाना है। अगला 10 साल जैसे कहते हैं कि भारत का काल है, तो इसमें भारत में बहुत निवेश होना है। भारत का सारे जितने देश हैं दूसरे, उनके वृद्धि दर से भारत की वृद्धि दर अधिक होनी है। भारत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना है और एक बहुत बड़ा बाजार भी है, इस तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व अगले 10 वर्षों तक हिंदुस्तान करेगा। तो इन सारी स्थिति के बीच में इस वर्ष जो G20 का नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, तो इसने एक तरफ तो उसको अवसर भी दिया है और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। तो भारत ने अपने लिए सारे विश्व को एक जात के रूप में, एक मानव संगठन के रूप में उसने इस नारा दिया है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का, कि मतलब जो हमारा एक पृथ्वी रहे, एक परिवार और एक भविष्य, इसका नारा दिया। तो मतलब इसमें जियोपॉलिटिकल और जो डिवीजन्स हैं, जो मत वैभिन्न है, जो विविधता है, जो क्लैशेस हैं, उससे अलग हट के मुद्दों को हम ग्लोबल लेवल पे, पृथ्वी के लेवल पे किस तरीके से विचार करेंगे, इसलिए विश्व बंधुत्व का नारा भारत ने दिया। और इसमें जो भारतीय दर्शन है, भारतीय मनीषा है, वो इसकी सारे नीतियों के भीतर दिखाई देती है। जिन चीज़ों को भारत जिनका प्रचार कर रहा है, जिनको स्थापित करना चाहता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषी विकास है, और स्पेशली कृषि का, जिसके लिए अगर बनारस में हो रहा है तो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के लिए, तो इसमें जो कृषि है वो संपोषणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। कि अगर जिस तरीके से, तभी हम फूड सिक्योरिटी की तरफ, फूड सिक्योरिटी तो स्थूल पक्ष है उसका सूक्ष्म पक्ष होगा कि न्यूट्रिशन भी उससे आपको मिले, आप उस फूड को प्रयोग करके, उस खाद्य का प्रयोग करने के बाद आप स्वस्थ रहें और भविष्य में आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी आप उसी तरीके से संपोषणीयता दे पाएँ। यानी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का जो विकास है वो जीव से जीव की तरफ हो, जीव से अजीव की तरफ ना हो। इस पर्टिकुलर तरीके के इस दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर को विश्व पटल पर प्रचारित करना, भारतीय दर्शन को प्रचारित करना, ये इस बार इसका जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो खुद भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन का वही लक्ष्य है कि न विचार के बिना पे भेद होगा, न जाति के बिना पे भेद होगा, न ज्योग्राफी यानी भू के बिना पे भेद होगा, पूरा विश्व एक परिवार है, हर एक परिवार है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि बनारस में भी एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है जी, तो इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा होगा, और जो बनारस है, जो काशी है, इसको किस तरह से फ़ायदा होगा? देखिए, पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश सरकार और मतलब इस समय जिस तरीके की नीतियां चल रही हैं, पूर्वांचल को कृषि के एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के हब के रूप में विकसित करने की सारी आयोजन है, जिसमें आसपास के जितने ज़िलों में जो भी प्रोड्यूस होता है, जो उत्पादित होता है, उसको काशी के माध्यम से हम पूरे विश्व में उसका निर्यात कर पाएँ। ये इस तरीके से हम आयोजन यहाँ पे हो रहा है। और इसके लिए आप देखेंगे कि जो स्थानीय स्तर पे बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, वो इसीलिए, जैसे मल्टी कार्गो का जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे जल परिवहन, वायु और सारी चीज़ों को एक साथ आप एक ही स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। आसपास के ज़िलों की जो जैविक विविधता के उत्पादन हैं कृषि के, उन सब को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है कृषि के लिए, जो गंगा किनारा है, गंगा का जो किनारा है। इसकी संपूर्ण ज़मीन अगर देखें तो इस ज़्यादातर 3 फसलें हैं, और इसलिए ये कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें, जितनी वैरायटीज़ पैदा हो रही हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक ऐसा साधन बनेगा कि जो स्वास्थ्य
और उपभोग कृषि का, इन दोनों को एक साथ लेके विश्व चल सकता है। इस तरीके की वस्तुओं के उत्पादन का ये केंद्र बनेगा और पूरे विश्व में निर्यात के लिए केंद्र बनेगा। तो इसकी निश्चित ही किसानों को फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा, किसानों को बहुत फ़ायदा होना है। और ये जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न स्थानों पे इसका आयोजन हो रहा है, तो बदलते हिंदुस्तान का जो परिदृश्य है, ये उससे भी उनको साक्षात्कार, जो हमारे 20-9-29 लगभग और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने हमारे विदेशी अतिथि हैं, उनको बदलती काशी, बदलता हिंदुस्तान, इन सब का जो उनको साक्षात्कार होगा, उससे हिंदुस्तान और इस तरीके के छोटे छोटे क्षेत्र, क्योंकि सामान्य रूप से इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों को ही बाहर जाना जाता है, जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे है या गुजरात है, बेंगलोर है या हैदराबाद है, ये आईटी के लिए आप देखें, और भी औद्योगिक क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली बॉम्बे और गुजरात और जो कुछ हमारे राज्य हैं वहीं पे होता है। लेकिन इस बार ये जो G20 है, इसका जिस तरीके से विस्तार किया गया है, उससे टूरिज्म को ही, बनारस को काफ़ी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये पूरे विश्व पटल पे काशी पहले से स्थापित है, सबसे प्राचीन नगर के रूप में ज्ञात। सबसे प्राचीन जो नगर है, जो जहाँ था वहीं है आज भी, ऋग्वेद में जिसका एक्सप्रेशन है वो काशी है। और प्रत्येक चीज़ जो पहले थी परंपरा इसकी, लगभग उस तरीके से है। तो अगर परंपरा और आधुनिकता का संगम देखना है संसार को, और किस तरीके से उससे संपोषणीय तरीके से प्रसन्न रह कर जिया जा सकता है, जो कि आज के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। तो उसका काशी की संस्कृति, काशी का समाज, काशी का उत्पादन प्रक्रिया, काशी का वितरण प्रक्रिया, ये चीज़ें एक उदाहरण के रूप में पूरे विश्व को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आज जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एक तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में G20 की भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगी? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो टोटल उत्पादन है उसका 75 से 80% जो ग्रॉस ग्लोबल G20 के पास है। पॉपुलेशन 66 से 67% G20 के पास है। व्यापार 70% G20 के पास है। तो ये पूरा जो सप्लाई चेन है, उत्पादन प्रक्रिया है, इसमें जिस तरीके का परिवर्तन आवश्यक है, उस परिवर्तन को आज की डेट में G20 के माध्यम से पूरे विश्व को समझाया जा सकता है। अब उत्पादन में वृद्धि हो, इसकी जगह पहला लक्ष्य पर्यावरण का समुचित बने रहना, पर्यावरण इस तरीके से रहे कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ रह पाएँ, और उसके आधार पे हम उत्पादन कैसे करें बिना उसको डैमेज किए। खाली पर्यावरण को डैमेज करके और उसकी लागत हम लोगों से वसूल लें, इसकी जगह अगर भारतीय दर्शन और भारत नेतृत्व करेगा, तो उसका ये रहेगा कि हम अपने उपभोग को इस तरीके से नियोजित करें कि वो पर्यावरण को दूषित न करे, पर्यावरण को नष्ट न करे। तो आज जो विश्व की आवश्यकता है, चाहे डेमोक्रेसी को स्टेबल करना है तो भी भारतीय दर्शन की उसमें आवश्यकता पड़नी है, पर्यावरण को स्टेबल करना है, स्थिर करना है, जिसको कि सनातन विकास कहते हैं। हाँ, कि एवर एग्जिस्ट, बिना इसके हम विकास नहीं कर सकते, इसके नहीं कर सकते। उसका प्रचार प्रसार और उसको विश्व में स्थापना हिंदुस्तान ही कर सकता है, और G20 का ये समिट उसके लिए एक उचित फोरम है जिससे इस बात को हम स्थापित कर सकते हैं। और तभी हम आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दे सकते हैं, और प्रगति करना है तो हमको अपना पर्यावरण भी संरक्षित करना है, और आपस में मिल करके वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर अगर हम काम करेंगे तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। इसमें विशेष रूप से जो उग्रवाद है, जो द्वेष है, कई जगहों पे जो युद्ध हो रहे हैं, वो शांति प्रक्रिया, क्रिप्टो करेंसी यानी आर्थिक अपराध, इन सब को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब मुद्दे हैं जिनको कि G20 यहाँ पे भारत के नेतृत्व में सुधार सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और G20 के बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी सी जानकारी दी। निश्चित ही आज समय की मांग है कि जो हमारा थीम है कि एक धरती एक भविष्य के या वसुधैव कुटुंबकम
के सिद्धांत पर हम चलें, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।